हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और हम लोगों का चल रहा है एसएम शुक्ला सीरीज। एसएम शुक्ला सीरीज में हम लोगों ने अभी तक कंपनी खाते के ऋण पत्र वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। उससे संबंधित सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे दिए जा चुके हैं। और जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं, इस सीरीज का खासियत क्या है कि इस सीरीज के अंदर आपको जो भी थ्योरी के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसीलिए हम बार बार आपको जोर दे दे के बोलते हैं कि इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो भी आंसर्स बताए जा रहे हैं, आप उसको याद करते चलें। आपके एग्जाम में वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। समझ लीजिए, एग्जाम आपका थ्योरी का पूरा पोर्शन इसी से कंप्लीट होने वाला है। इसलिए याद कर लेंगे और इसके बाद आप एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना चाहें पढ़ें, वो जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करता। लेकिन कम से कम इतना तो जरूर कर जाएं जो यहां पर हम आपको देते जा रहे हैं, ये एकदम कंप्लीट आपको करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना बात। तो आप लोग इस चीज को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है वो टोटल कुछ चीजों को देखा था। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, तो पिछले क्लास में हमने देखा था यहां पर पहला ऋण पत्र के बारे में देखा था कि ऋण पत्र क्या होता है और अंश और ऋण पत्र में अंतर, इसको हम लोगों ने समझा था। दूसरी बात, ऋण पत्र के सभी प्रकारों के बारे में जाना था, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तीसरी बात, सहायक प्रतिभूति के रूप में जो ऋण पत्रों का निर्गमन होता है उसको जाना था कि सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन क्या होता है, उसको बढ़िया तरीके से समझा था आशा के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट के तौर पर ऋण पत्रों के शोधन से क्या समझते हैं और शोधन की सभी विधियों के बारे में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था। ये सभी की सभी बातें पिछले क्लास में कंप्लीट हुआ था। और इस बार आज की क्लास में क्या होने वाला है, तो आज की क्लास में आपका होने वाला है वित्तीय विवरण को लेकर के बातें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्या कि हमारा वित्तीय विवरण ये क्या होता है, उसका क्या अर्थ है और इसके जो है उद्देश्य, यानी वित्तीय विवरण क्यों बनाया जाता है और इसकी प्रकृति की क्या क्या हो, इसकी प्रकृति है, ये जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक आदर्श वित्तीय विवरण की अपनी क्या विशेषताएं हैं, यानी एक आदर्श वित्तीय विवरण जो है किसे कहेंगे, क्या क्या गुण उसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको आदर्श कहेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे वित्तीय विवरण की सीमाएं, यानी वित्तीय विवरण का निगेटिव पॉइंट कि हमारे वित्तीय विवरण की क्या अपनी सीमाएं हैं, कहां पर जाके वित्तीय विवरण बेकार हो जाता है, सही चीजें नहीं प्रस्तुत करता। ठीक है, और फिर हम लोगों को जो है ये इंपॉर्टेंट बात है क्या कि कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तथा लाभ हानि विवरण का जो है काल्पनिक मदों के अनुसार जो है उसको बनाना है, ये हम लोगों को आपको समझना है। ठीक है, यहां तक बातें हो गया। चलो भाई, अब यहां तक बातें हो गया तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन के शुरू होने से पहले जानते हैं कि आप लोग का अध्याय का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ये है। इसके बाद आता है वित्तीय विवरण विश्लेषण, वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है, ये वित्तीय विवरण वाला चैप्टर है। तो वित्तीय विवरण वाले चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, पहला क्वेश्चन कि हमारा ये जो वित्तीय विवरण है उसका क्या अपना आशय है, उसे कैसे समझेंगे और उद्देश्य एवं प्रकृति बताइए। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब हम लेखांकन करते हैं और लेखांकन की सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरते हैं, जैसे हम लोग पहले जनरल करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं। तो सबसे आखिरी में जो हम लोग फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो कब बनता है, वर्ष के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंतिम अवधि पर। और क्या बनता है उस दिन, वर्ष के अंत में व्यापारी क्या जानना चाहता है, क्या बनाना जरूरी है। तो वर्ष के अंत में ये होता है कि भाई हमने जो व्यापार चलाया है उस व्यापार को चलाने का हमें रिजल्ट क्या मिला है। रिजल्ट क्या मिला है मतलब व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो पहला बात है कि जो वित्तीय विवरण होता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या हो, वित्तीय विवरण इसलिए बनाया जाता है ताकि लाभदायकता, है ना बात, ताकि जो है लाभदायकता इसका ज्ञान हो। बात समझ में आया, पहला बात। और दूसरा बात क्या है, लाभ और हानि ज्ञान करने के साथ साथ एक और कारण से वित्तीय विवरण बनाया जाता है, वो क्या है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा जो व्यापार है उसकी वित्तीय स्थिति पता चल सके, यानी व्यापार में कितने संपत्ति है, कितने दायित्व है, इस बारे में जानकारी हो सके, उसकी आर्थिक स्थिति का जानकारी हो सके। तो दूसरा हमारा क्या है कि आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, आर्थिक स्थिति के ज्ञान के लिए भी हम लोग इसको बनाते हैं। तो इन दो कारणों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, वित्तीय विवरण को बनाया जाता है। मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं कि इन्हीं दो कारणों की वजह से, है ना बात। आर्थिक स्थिति का ज्ञान का मतलब होता है कि हमारे व्यापार में कितने दायित्व है और उन दायित्वों को पूरा करने के लिए हमारे व्यापार के पास कितनी संपत्तियां हैं, यही होता है आर्थिक स्थिति। ठीक है, संपत्ति और दायित्वों का जो है ज्ञान कराना, यह हमारा वित्तीय विवरण बनाने का मेन कारण है, यही हमारा वित्तीय विवरण का आशय के तौर पे भी हम बोल सकते हैं। अब उद्देश्य और प्रकृति क्या है,
इससे हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ से देखेंगे। तो देखिए वित्तीय विवरण का अर्थ यहाँ पे साफ साफ बताया कि वित्तीय विवरण क्या होता है। तो संक्षेप में डायरेक्ट छोटे में हम बताए हैं कि वित्तीय विवरण के अंतर्गत वित्तीय लेखांकन के परिणाम, परिणाम क्या होगा, परिणाम मतलब वही जो चीजें वित्तीय लेखांकन के उसके बाद में जो उसके रिजल्ट बनेंगे के रूप में उन सभी विवरणों को शामिल किया जाता है जो किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति, किसकी वित्तीय स्थिति, जैसे हमने आर्थिक स्थिति बोला, वित्तीय परिणामों एवं इनके परिवर्तनों की स्थिति को परिलक्षित करे। वित्तीय परिणामों मतलब लाभ और हानि, परिणाम क्या है, लाभ और हानि है, वित्तीय स्थिति यानी संपत्ति और दायित्व के बाद, और साथ ही साथ क्या बोला है, इनमें परिवर्तनों की स्थिति को परिलक्षित करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि इन दोनों में किस किस वजह से कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है। ये सारे के सारे चीजें हमारा क्या है, वित्तीय विवरण के अंतर्गत आता है, यानी ये वित्तीय विवरण का आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहां पर हमारे वित्तीय विवरण की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, वित्तीय विवरण की परिभाषाएं, जिसमें कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। यहाँ पे हमने 2 परिभाषाएं रखा, आप इनमें से कोई भी एक याद कर लो, काम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि दोनों याद कर लो। ठीक है, कोई भी एक याद कर लो। परिभाषाओं में क्या दिया है, तो पहला बोल रहा है स्मिथ एवं एसबर्न, उन्होंने क्या बताया कि वित्तीय लेखांकन के अंतिम उत्पाद के रूप में वित्तीय विवरण एक व्यावसायिक संस्थान के लेखों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, जिनका उद्देश्य उद्यम की वित्तीय स्थिति तथा उसके हाल ही के क्रियाकलापों के परिणाम को प्रकट करना है और आय के द्वारा किए गए कार्यों का एक विश्लेषण करना होता है। तो ये पूरा का पूरा बात बता दें कि वित्तीय विवरण किस लिए बनता है, क्या कारण है। तो वित्तीय विवरण जो है लेखांकन का अंतिम उत्पाद है, यानी जब लेखांकन की पूरी प्रक्रिया चलती है तो उस लेखांकन की पूरी प्रक्रिया में सबसे आखिरी काम है वित्तीय विवरण बनाना। इस विवरण में आपको जो है ना एक जो है व्यावसायिक संस्थान के लेखे द्वारा तैयार किया जाता है। एक व्यावसायिक संस्थान का जो लेखापाल होता है वो अपने पूरे लेखे के द्वारा इसके तैयार करता है, जो भी पहले से सारे लेखांकन हुए हैं, यानी जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें हुए ना, उनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। जिनका उद्देश्य उद्यम की वित्तीय स्थिति, जिनका उद्देश्य होता है कि उद्यम की जो वित्तीय स्थिति है उसको तथा उसके हाल ही के कार्यकलापों के परिणाम को, हाल ही के कार्यकलाप का परिणाम मतलब लाभ या हानि को, तथा आय के द्वारा किए गए कार्यों का एक विश्लेषण करना होता है। तथा जो है वो उद्यम, वो कंपनी अपना आय जो जो कमाया उसके द्वारा जो जो वो कार्य किया, उस कार्यों का जो है ना ये विश्लेषण भी करता है कि भाई उस कार्य से क्या क्या चीजें हुआ। ठीक है, ये सभी के सभी चीजें हमारा वित्तीय विवरण कहलाता है, इसी के अंदर आता है। यही एंथोनी ने भी अपने हिसाब से इसी को परिभाषित किया, बोला है वित्तीय विवरण मूलतः वार्षिक रूप में से प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट तथा एक उद्यम के जीवन के एक खंड का कुल मिलाकर थोड़ा बहुत या ऐच्छिक लेखांकन की अवधि कुछ हद तक वर्ष का प्रतिबिंबन होता है। ये देखिए इसके लैंग्वेज थोड़े से विचित्र टाइप के है। इसमें लास्ट लाइन पे ही आपको पता चल रहा है कि लेखांकन अवधि का कुछ हद तक या फिर 1 वर्ष का प्रतिबिंबन होता है। तो वित्तीय विवरण एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें लेखांकन, जिसमें जो व्यापार है उस व्यापार के लेखांकन के जरिए उसका 1 वर्ष का जो है स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, यानी उसको दिखाता है। ठीक बात, 1 वर्ष के स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब उस स्थिति में क्या प्रदर्शित करता है, तो वही ऊपर हम लोगों ने बात किया, इतना बात किया, क्या लाभदायकता और आर्थिक स्थिति। तो ये हो गया हमारा वित्तीय विवरण। अब इसमें आता क्या, इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें आता है, मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत चीजें आता है। एक आय का विवरण आता है जिसे हम लोग लाभ हानि विवरण कहते हैं, और एक आता है हमारा स्थिति विवरण जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। मुख्य रूप से इन 2 चीजों को इसके अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में इसका जो है ना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 के अनुसार एक कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण में शामिल होता है। तो हमने जैसे बताया कि इसके अंदर क्या आता है, तो हमने 2 चीजें बताया। अब कंपनी अधिनियम के हिसाब से क्या क्या चीजें इसके अंदर आता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम के हिसाब से इसके अंदर देखिए सबसे पहला बात क्या आता है, वित्तीय वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट आता है, सबसे पहले बैलेंस शीट। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाता, जिसे लाभ हानि विवरण अब कहते हैं। क्यों, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब खाता नहीं बनता है, यहाँ पे विवरण बनता है, लाभ हानि विवरण। ठीक है, या लाभ के लिए कार्य ना करने वाली कंपनी की दशा में आगम एवं व्यय खाता, तो ये आपको नहीं जानना है क्योंकि ये उनके लिए है जो लाभ के लिए काम नहीं करती है, यानी गैर व्यापारिक संस्थाएं जिसको अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। अच्छा, उसके बारे में भी कंपनी अधिनियम में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर बात। फिर इसके बाद हमारा तीसरा क्या बनता है, वित्तीय वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण, तीसरा इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण भी बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें चौथा क्या बनता है, समता में परिवर्तन का यदि कोई हो। ठीक है, समता में परिवर्तन का भी एक विवरण बनता है, यदि अगर समता में कुछ परिवर्तन हुआ है तो। ठीक है, समता मतलब क्या है, समता मतलब उसकी पूंजी, इक्विटी, उसके बारे में।
फिर इसके बाद पांचवा क्या, उपयुक्त 1 से 4 तक के संबंध में कोई प्रपत्र या व्याख्यात्मक विवरण। इसके साथ साथ 1 से 4 तक में जितनी भी चीजें बनाए उनको लेकर के एक व्याख्यात्मक विवरण बनता है जिसे नोट्स टू अकाउंट कहते हैं। उसमें सारे के सारे विवरण बताया जाता है कि उसमें जो जो अमाउंट है वो किस किस तरह से गया, उसका पूरा व्याख्या दिया जाता है उसमें। तो व्याख्यात्मक विवरण भी इसके अंतर बनता है। एक व्यक्ति कंपनी या छोटी कंपनी की दशा में रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है। जो एक व्यक्ति की कंपनी या बहुत छोटी कंपनी है वो रोकड़ प्रवाह विवरण उसके लिए जरूरी नहीं बनाना, वो चाहे तो बनाए चाहे तो छोड़ दे। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमारा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो भाई, अब आता है उद्देश्य कि आखिर में ये सभी चीजें हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या उद्देश्य है भाई वित्तीय विवरण बनाने का। तो वित्तीय विवरण का मूल उद्देश्य व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाना और निर्णय लेते हेतु उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना है। सबसे मेन उद्देश्य यही है, इन्हीं दोनों बातों के इर्द गिर्द सारे उद्देश्य घूमेंगे। क्या, वित्तीय स्थिति प्रदान करना और निर्णय हेतु उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना, यही मुख्य दो उद्देश्य है। इसी से सारे आगे पीछे के सभी चीजें यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है विस्तृत रूप से वित्तीय विवरण के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से रखा जाता है। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द सारी बातें घूमेगा। देखिए सबसे पहला क्या है, वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना, आ गया ना। तो वित्तीय विवरण का सबसे पहला उद्देश्य है क्या, कि हमारा व्यवसाय के संबंध में जो भी विभिन्न और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएं हैं वो हमें प्राप्त हो। तो वित्तीय सूचनाएं प्रदान होता है वित्तीय विवरण के जरिए, सारी की सारी वित्तीय सूचनाएं। ठीक है, फिर अगला बात क्या कर रहा है, अगला बात कर रहा है कि अर्जन क्षमता की जानकारी, वही लाभदायकता का हमने बोला ना, लाभदायकता का ज्ञान, उसी को अर्जन क्षमता कहते हैं, उसकी जानकारी मिलता है। तो वित्तीय विवरण ऐसी सूचनाएं प्रदान करते हैं जिससे व्यावसायिक उपक्रम की अर्जन स्थिति, यानी वो कितना कमा सकता है उसकी स्थिति की जानकारी मिल सके और उसके आधार पर अर्जन क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद वित्तीय स्थिति की जानकारी, अर्जन क्षमता वित्तीय स्थिति, यही दो मुख्य बिंदु हैं, तो इनकी जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यवसायिक इकाई के आर्थिक संसाधनों, ठीक है, आर्थिक संसाधनों यानी संपत्तियों तथा दायित्वों के संबंध में विस्तृत एवं विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करना है। तो ये तीन बात, मेन यही तीन बातें हैं। इन तीन बातों में वित्तीय विवरण का पूरा उद्देश्य हो चुका है। लेकिन इसी को बढ़ाकर आगे क्या क्या बताया, तो देखो भाई आगे बताया है क्या कि वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी, इसके साथ साथ परिवर्तन की भी जानकारी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वित्तीय विवरण जब हम बनाते हैं ना तो उसमें मेनली हम लोग का 2 वर्ष का डेटा होता है, मेनली 2 वर्ष का हम लोग लेते हैं, पिछले साल का और इस साल का। और पिछले साल इस साल का दोनों का डेटा होने की वजह से हमें परिवर्तन की भी जानकारी मिलता है। साथ ही साथ हम लोग एनालिसिस जब करने लगते हैं तो हम लोग ऐसे बहुत से टूल्स और टेक्निक का यूज करते हैं जिसमें हम लोग परिवर्तन की जानकारी रख पाते हैं। लेकिन केवल अगर वित्तीय विवरण की बात भी करें तब भी हमें परिवर्तन की जानकारी मिल जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष के डेटा होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है वित्तीय विवरण का एक उद्देश्य यह भी होता है कि एक निश्चित अवधि में वित्तीय संसाधनों एवं दायित्वों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। इसी दृष्टि से रोकड़ प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण और विभिन्न अनुसूचियों का वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से इसके अंदर ये सारी चीजें शामिल होता है जो परिवर्तन बताता है। क्या क्या, रोकड़ प्रवाह विवरण, ये भी, और कोष प्रवाह विवरण और इसी तरह के विभिन्न अनुसूचियां इनके अंदर शामिल किया जाता है जो परिवर्तन का ज्ञान हमें कराता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, वित्तीय पूर्वानुमानों में सहायता, इसके जरिए हम वित्तीय पूर्वानुमान भी लगाते हैं। पूर्वानुमान मतलब भविष्य के बारे में सोचना कि अब आगे क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, इसको हम लोग पूर्वानुमान कहते हैं। पूर्वानुमान लगाने का आधार क्या होगा, जब आपके पीछे कोई सूचनाएं होगा, आपको कुछ सूचनाएं प्राप्त होगा, आपको कुछ जानकारी होगा, तभी तो आप पूर्वानुमान लगाएंगे। तो वित्तीय विवरण आपको भरपूर जानकारी देता है, वो भी अच्छे से अच्छे सटीक जानकारी देता है, इसलिए विश्वसनीय जानकारी और विस्तृत जानकारी देता है, जिसकी वजह से आपको कंफर्म पता चलता है कि हाँ अगले साल ऐसा हो सकता है, अगले साल ये चीज इतना हो सकता है, इसका आप अनुमान लगा पाता है। तो यही बोल रहा है वित्तीय विवरण का एक उद्देश्य ऐसी सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना भी है जिसके आधार पर विश्वसनीय वित्तीय पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। वो सारी सूचनाएं ये देता है जिसके आधार पर हम लोग एक अच्छा पूर्वानुमान लगा पाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद प्रयोगकर्ताओं के लिए विविध सूचनाएं, इसके साथ साथ ये इसके प्रयोगकर्ताओं को जो जो इससे संबंधित सूचना चाहे वो भी ये प्रोवाइड कराता है। जैसे वित्तीय विवरण का उद्देश्य यह भी होता है कि वित्तीय विवरणों के विभिन्न प्रयोगकर्ता हैं, जैसे विनियोगकर्ताओं यानी विनियोजक जो पैसा इसमें लगाते हैं कंपनी में, लेनदार जो उधार में माल इसको बेचते हैं, ठीक है, यानी हम लोग जिससे उधार माल खरीदते हैं वो हमें उधार माल बेच रहे हैं। ठीक है, वित्तीय संस्थान है जिससे हम लोग ऋण देते हैं, स्कंद विपणि जहां पे हमारे प्रतिभूति बिकती है, शोधकर्ता जो हमारे कंपनी के ऊपर शोध करते हैं, ठीक है, इत्यादि। इन सभी की दृष्टि से यथासंभव पर्याप्त सूचनाएं इसके जरिए प्राप्त होता है। यह हमारा वित्तीय विवरण का एक ये भी उद्देश्य है, सूचनाएं प्रदान करना उसका उद्देश्य है ना। तो सूचनाएं किसको, सभी लोगों को प्रदान करता है। तो हमने क्या बोला, मुख्य तो इन्हीं उद्देश्य है, लाभदायकता का ज्ञान, आर्थिक स्थिति का ज्ञान, सूचनाएं प्रदान करना, इन्हीं तीनों को घुमा फिरा के ये आगे बातें बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग करें तो नेक्स्ट बात आप वित्तीय विवरणों की प्रकृति की बात कर लेते हैं। आखिरकार वित्तीय विवरण की अपनी प्रकृति क्या है।
तो देखिए वित्तीय विवरणों की प्रकृति के संबंध में ये कुछ बिंदु हैं। जैसे सबसे पहला ये क्या है, संक्षिप्त विवरण। ये थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण है ना बात, थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण है। कैसे, तो देखिए वित्तीय विवरण किसी व्यवसायिक इकाई का वित्तीय कार्यों के परिणामों एवं उपलब्धियों एवं कमियों का संक्षिप्त एवं निष्कर्षात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। ये पूरी तरह से संक्षिप्त रूप से और निष्कर्षात्मक प्रस्तुत करता है, क्योंकि देखिए साल भर में अनेकों लेन देन होते हैं, अनेकों लेन देन होते हैं। वो अनेकों लेन देन को एक ही आप स्टेटमेंट के अंदर आप डाल देते हैं, और एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको वो पूरे के पूरे साल भर के लेन देन का, पूरे के पूरे व्यवसाय जो चला है उसका एक ही बार में आपको परिणाम दिखा देता है कि आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो भाई उतने बड़े दिन साल भर के जो ट्रांजैक्शन है वो एक ही विवरण के अंदर आपको उसका परिणाम पता चल जाता है, वो भी छोटे रूप में पता चल जाता है, इसीलिए तो इसको संक्षिप्त विवरण कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है क्या कि ये संक्षिप्त विवरण होता है। दूसरा क्या है, दूसरा लेखांकन अवधि के अंत में प्रस्तुति, ये अंत में होता है। ठीक है, लेखांकन अवधि के अंत में इसकी प्रस्तुति होता है। तो वित्तीय विवरण समांतर लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किए जाते हैं, जिससे व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकार व्यवसाय की स्थिति उचित जानकारी प्राप्त कर सके और व्यवसाय में अपनी भूमिका के संबंध में उचित निर्णय ले सकें। ये लेखांकन के अंत में, लेखांकन अवधि के अंत में बनता है। इतना ही इसमें आपको समझना है, वो भी कब, पूरा साल भर चल गया तो सबसे आखिरी में। जैसे जनरली सबसे आखिरी क्या डेट होता है, 31 मार्च। तो 31 मार्च को इसका जो है बनता है। और क्यों बनता है, ताकि लेखांकन के अंत में जो पूरे साल भर जो अपना व्यापार चला है उसकी जानकारी आपको इसके जरिए प्राप्त हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या है, लिखे गए तथ्यों पर आधारित। अगला क्या है कि लिखे गए तथ्यों पर आधारित है, यानी इसमें कोई भी बातें अपने मन से नहीं ऐड किया जा रहा है, जो हुआ है, जो लिखा गया है उसी के आधार पर यहां पर हमें लेखांकन में सारी बातों को डालना है। अपने मन से कुछ नहीं ऐड कर देना है। हमें लग रहा था कि बिजनेस ऐसा है तो हम भी लिख देते हैं ना, जो लिखा गया है, जो हो चुका है वही इसके अंदर जाता है। ठीक है, तो वित्तीय विवरण उन तथ्यों पर आधारित है जिन्हें लेखांकन में शामिल किया गया है। व्यवसाय में अनेक घटनाएं एवं विकास इस प्रकार के हो सकते हैं जो व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, लेकिन लेखों में शामिल ना होने के कारण वित्तीय विवरणों में ना आ सके। उदाहरण के लिए यहां पर बता दिया है, व्यवसायिक उपक्रम की निर्यातों, ठीक है, में श्रेष्ठता के लिए पुरस्कार प्राप्त करता है। अब मान लीजिए कि एक व्यवसाय है, वो अपने निर्यात के लिए उसकी बहुत बड़ी श्रेष्ठता के लिए इसको पुरस्कार मिल रहा है। अब ये पुरस्कार उसमें नहीं लिखा जा सकता लेखांकन में, क्योंकि हमारे लेखांकन में क्या करते हैं, मौद्रिक घटनाओं को लिखते हैं, जिसका मुद्रा में प्रभाव पड़ता है उन चीजों को लिखते हैं। अब ये चीजें पुरस्कार ये आपके गुणों के आधार पर मिला है तो वो लिखा जाएगा क्या। इस पुरस्कार के मिलने से क्या होगा, आपके निर्यात और अच्छे हो जाएंगे, आपके संपर्क और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता। तो यही बात है कि इसमें केवल और केवल जो लेखांकन में लिखे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे सारी काम होता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन वित्तीय घटक ना होने के कारण वित्तीय विवरणों में नहीं आएगी। इस प्रकार स्थायी संपत्तियां समानता उसी ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर दिखाई जाती हैं जो लेखों में होते हैं, जबकि व्यवहार में बाजार मूल्य में काफी अंतर हो सकता है। जबकि संपत्तियों में भी देखिए कि आप किस मूल्य पे लिखते हैं, जिस मूल्य पे आपने संपत्ति को खरीदा है, लेकिन उसी संपत्ति का बाजार में कुछ मूल्य और भी हो सकता है, लेकिन आप उस मूल्य के आधार पर संपत्ति को नहीं लिखते। तो यही है क्या कि ये जो है ऐतिहासिक जो लेखे हो चुके हैं, जो पहले से लेखांकन में चीजें लिखी जा चुकी हैं, उन्हीं के आधार पे लिखा जाता है। ठीक बात। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट बात हमारा विश्वसनीयता का स्तर। वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता का स्तर लेखांकन समंकनों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। लेखांकन के जो आंकड़े, लेखांकन समंकन यानी लेखांकन के आंकड़े, यानी लेखांकन में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं के आधार पर, ठीक है, उन्हीं के आधार पर इसकी भी विश्वसनीयता आप जो है मापी जा सकती है। अगर लेखांकन के आंकड़े शुद्ध एवं एकदम स्पष्ट और विश्वसनीय है तो ही वित्तीय विवरण शुद्ध, स्पष्ट और विश्वसनीय होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर उसमें गड़बड़ है तो इसमें गड़बड़ होना ही है, क्योंकि उसी के आधार पर यह बन रहा है। इसीलिए लेखांकन के आंकड़े जितने शुद्ध, स्पष्ट और विश्वसनीय होंगे उतना ही ज्यादा आपका वित्तीय विवरण भी शुद्ध, स्पष्ट और विश्वसनीय होगा। तो इसका विश्वसनीयता का स्तर उसी के साथ मैच करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, लेखांकन धाराएं एवं परंपराएं। इसको बनाते समय इन सब चीज का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय विवरण लेखांकन से संबंधित विभिन्न धाराओं, परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। जो धाराओं का मतलब यहाँ पे धारणाएं होगा, धारणाएं होगा, ठीक है, यहाँ पे धारा लिख दिया गया, विभिन्न धारणाओं, ठीक है, धारणाओं का मतलब जो लेखांकन के अपने अवधारणाएं है ना, उनके आधार पर। तो उन सभी अवधारणाओं को, उन सभी परंपराओं को, उन सभी मान्यताओं को जो क्लास 11th में आप पढ़े होंगे एकदम स्टार्टिंग में, उन सभी को लेकर के ही कंपनी का अपना वित्तीय विवरण तैयार होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बात हमारा ये है क्या कि लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इस पे पूर्ण रूप से लेखापाल का जो व्यक्तिगत निर्णय उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेखापाल कौन, अकाउंटेंट जो बना रहा है, जो वित्तीय विवरण तैयार कर रहा है, तो उसका खुद का भी निर्णय इस पे प्रभावित होता है। जैसे
यद्यपि वित्तीय विवरण में लेखांकन धारणाओं एवं वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इन पर लेखापाल के व्यक्तिगत दृष्टिकोणों एवं निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से ह्रास की कौन सी पद्धति अपनाई जाए, स्टॉक का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाए, इत्यादि निर्णय लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित होते हैं। लेखापाल खुद डिसाइड करता है कि हमें ह्रास की कौन सी पद्धति अपनाना है। जिस पद्धति को अपनाएगा उस हिसाब से ह्रास लगेगा, उसके वजह से ये प्रभावित हो रहा है ना। स्टॉक का कैसे मूल्यांकन करना है ये भी लेखापाल का व्यक्तिगत निर्णय होता है, उसके हिसाब से ये प्रभावित होता है तो वो भी हो जाता है। फिर इसी प्रकार के और भी जो निर्णय होते हैं वो सारे के सारे निर्णय लेखापाल का खुद का निर्णय होता है, जिसकी वजह से हमारा लेखांकन बदलता है तो वित्तीय विवरण बदल जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा इसकी प्रकृति। ठीक है, अंत में यहां पर बताया कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, यानी AICPA का यह विचार महत्वपूर्ण है कि वित्तीय विवरण प्रबंध द्वारा आवधिक समीक्षा या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं और व्यवसाय में विनियोग की स्थिति तथा समीक्षा अवधि में प्राप्त परिणामों से संबंधित होते हैं। वे अभिलेखित तथ्यों, लेखांकन परंपराओं तथा व्यक्तिगत निर्णय के संयोग को प्रतिबिंबित करते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है ना, ये भी वित्तीय विवरण का एक तरह से परिभाषा भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं ये कंप्लीट रूप से वित्तीय विवरण क्या पूरा विचार दिया गया कि वित्तीय विवरण क्या होता है। तो इस चीज को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना यहाँ पे आपके आंसर कंप्लीट हो गए, ये एक्स्ट्रा के तौर पे आपको दे दिया गया। ठीक है, तो नोट के तौर पे आप एक्स्ट्रा समझ सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आप बनाना चाहे तो, वरना यहाँ पे आपके आंसर कंप्लीट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात बोला कि एक आदर्श वित्तीय विवरण की अपनी क्या क्या विशेषताएं, यानी ये आपका लघु का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि आदर्श वित्तीय विवरण की विशेषताएं बताएं लघु में, है ना बात। तो हमारा ये क्या होता है इस चीज को देखेंगे। इसके साथ साथ बता रहा है कि वित्तीय विवरण की सीमाएं बताइए, यानी जो हमारा वित्तीय विवरण है अभी तक आपने अच्छी बातें सब जान लिया, अब उसकी कमियां जानिए। सीमाएं यानी कमियां, यानी हानि ऐसे भी बोल सकते हैं, दोष ये भी बोल सकते हैं। क्या होगा वित्तीय विवरण का, इस चीज को भी हम लोग अब देखेंगे, जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो पहला हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, ठीक है, इसको जानेंगे। और ये भी ऐसा नहीं कि ये भी नहीं पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें एक तरह से दो क्वेश्चन का यहाँ समावेश है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि आदर्श वित्तीय विवरण की विशेषताएं। सबसे पहले आदर्श क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आदर्श का मतलब होता है कि आप जिस व्यक्ति को सबसे बेस्ट मानते हैं, जैसे सबके आदर्श अलग अलग होते हैं, किसी के आदर्श महात्मा गांधी होते हैं तो किसी के आदर्श भगत सिंह होते हैं, जबकि दोनों लोग की विचारधाराओं में बहुत अंतर है। ठीक है, तो आदर्श व्यक्तियों का अपना अपना हो सकता है, वो किसको पसंद करते हैं, किसके हिसाब से अपना आदर्श बनाते हैं। ठीक है, बात ये समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग आदर्श हो सकते हैं और उन आदर्शों के हिसाब से आप समझते हैं, और उस जिसको भी आप आदर्श मानते हैं उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ उसमें वो सारी की सारी खूबियां हैं, वो सारे के सारे गुण हैं जो हमें अपने अंदर चाहिए, जो आपको अपने अंदर डेवलप करने का मन होता है। उन्हीं चीजों को देखते हुए आप किसी व्यक्ति को आदर्श बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी भी, यहाँ पर क्या है, यहाँ वित्तीय विवरण का आदर्श बनाने का मतलब ये कोई व्यक्ति थोड़ी ना है। तो वित्तीय विवरण की बात करेंगे तो वित्तीय विवरण का आदर्श का मतलब होगा वो वित्तीय विवरण जिसमें सभी प्रकार के गुण मौजूद हो, जो एक वित्तीय विवरण को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए काम आता हो। तो आदर्श वित्तीय विवरण यानी सर्वश्रेष्ठ वित्तीय विवरण जिसमें सभी प्रकार के गुण हो, जो उसको सबसे अच्छा बनाए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वही बात करेंगे उनकी विशेषताओं में। तो सबसे पहला यहां पर क्या बोला कि एक आदर्श वित्तीय विवरण में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। जैसे क्या, पहला, तैयार करने में सरलता, यानी सबसे पहली बात क्या है कि उसे तैयार करना आसान हो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, ऐसा हमारा वित्तीय विवरण का होना चाहिए। ठीक है, वित्तीय विवरण का आकार, प्रकार, प्रारूप एवं विषय सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे सरलता से तैयार किया जा सके। इसके दो पहलू हैं। प्रथम, जिन तथ्यों को वित्तीय विवरण में शामिल करना है उन्हें सरलता से संस्था की खाता बहियों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, द्वितीय, उनका आकार अनावश्यक रूप से बड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनकी तैयारी में जटिलताएं आ जाती है। तो आदर्श वित्तीय विवरण बनाने के लिए पहला यही बात है कि आपको जो खातों को ना एक इस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे जो उचित सूचनाएं हैं, जो जरूरी सूचनाएं आपको चाहिए, वो फटाक से आप वित्तीय विवरण में लिख पाओ, यानी बनाने में सरलता हो। पहला ये बात है। ठीक, अगला हमारा क्या है, शुद्धता एवं विश्वसनीयता। भाई अच्छा बनने के लिए तो चाहिए। तो वित्तीय विवरण के आंकड़े शुद्ध होने चाहिए और जिसका अध्ययन एवं विश्लेषण जो है विश्वसनीय बन सके। ठीक है, तो आंकड़े जो है शुद्ध और विश्वसनीय भी होने चाहिए, तभी तो अच्छा माना जाएगा। भाई शुद्ध और विश्वसनीय आंकड़े नहीं आएंगे तो कौन अच्छा बोलेगा, है ना बात। तो ये बात भी हो गया। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है बोधगम्य। बोधगम्य यानी समझने लायक। बोधगम्य मतलब, बोध मतलब बुद्धि की बात कर रहा है, यानी आपको ज्ञान की बात कर रहा है, और गम्य मतलब
चलने वाला, उसके तरफ जाने वाला। यानी आप, सीधी सी बात है, आपके ज्ञान में वो आ जाए, आपको वो समझ में आ जाए, आपके दिमाग में वो चला जाए कि क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, ठीक है। तो बोधगम्य ऐसे करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपको पूरी बातें समझ में आ रहा है क्योंकि आप भी हिंदी जानते हैं, हम भी हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ाने लगे, हिंचांग चुंगचांग करने लगे, तो क्या आपको समझ में आएगा? एकदम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ना आप चाइनीज जानते हैं, ना हमें चाइनीज आता है वैसे, ठीक है। तो ये बात है, अगर हम चाइनीज बोलने लगते हैं तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन यहाँ पे हमें चाइनीज आता नहीं है कि हम बोल पाए, ठीक है। तो बोधगम्य का मतलब क्या है? बोधगम्य का मतलब यही होता है कि आपका क्या है, कि आपको समझ में आ जाए, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक बात। तो ये बात हो गया। वित्तीय विवरण स्पष्ट और बोधगम्य होने चाहिए, जिससे साधारण व्यक्ति भी, जिसे लेखा विधि के सिद्धांतों का ज्ञान ना हो, ठीक है, जिसे लेखा विधि के सिद्धांतों का ज्ञान ना हो, वित्तीय विवरण का अध्ययन कर सके तथा उसका अर्थ समझ सके, ऐसा बात है। यानी अगर जिसे बहुत ज्यादा अकाउंटिंग ना भी आता हो, बहुत ज्यादा वो लेखांकन के सिद्धांतों, परंपराओं, इन सबको चीजों को ना जानता हो, लेकिन फिर भी अगर वो पढ़ना चाहे, वित्तीय विवरण को देखना चाहे, तो उसे समझ में आ जाए हाँ कंपनी इतना रुपया लाभ कमा रहा है, उसे समझ में आ जाए कि हाँ कंपनी की इतनी संपत्तियां हैं, उसे समझ में आ जाए कि हाँ कंपनी के पास इतने दायित्व है। मुख्य रूप से जो बेसिक नॉलेज होता है वो उसको प्राप्त हो सके, इतना उसको समझ में आ जाए, ऐसा वित्तीय विवरण होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद अगला क्या है? तुलनात्मकता। तुलनात्मकता का मतलब क्या है कि अब ऐसा भी बनना चाहिए जिसे पिछले वर्षों के आधार पर तुलना किया जा सके, ऐसा वित्तीय विवरण होना चाहिए। वित्तीय विवरण इस प्रकार का तैयार किया जाना चाहिए जिससे उनकी पिछले वर्षों से या अन्य फर्मों से सरलता से तुलना की जा सके। हमें वित्तीय विवरण में जो डेटा रखना है, वित्तीय विवरण को जो तैयार करना है, इस आधार पे भी करना है कि हमें तुलना किया जा सके। तुलना क्यों जरूरी है? जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक आपको अपने रिजल्ट के बारे में सटीक नॉलेज नहीं होगा। आप रेगुलर क्या करें, आप कमाते चले, आपको प्रॉफिट भी रहा है, आपको लग रहा है सब चीज बढ़िया है, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट बनाना बढ़िया है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आपके ही जैसा बिजनेस आपसे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, आप तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जब आप अपने अपने ही जैसे दूसरे बिजनेस अपनी तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार हम तो इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम तो इतना कम कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, यहाँ पे तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बिजनेस से तुलना करने में आपको अपने बिजनेस की कमियों का ज्ञान हो जाएगा कि ये चीज परिवर्तन करेंगे तभी हमारा बिजनेस और आगे बढ़ेगा, ठीक है बात। तो तुलना होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात है ये, कि आपको करना ही करना है। साथ ही साथ आप अपने ही बिजनेस के पिछले वर्षों से भी तुलना कर सकते हैं, ताकि आपको अपने बिजनेस का ग्रोथ पता चल सके कि बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि भाई नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको अपने ही बिजनेस के पिछले वर्षों से भी आप तुलना कर सकते हैं। तो वित्तीय विवरण इस प्रकार का बनाओ कि तुलना भी किया जा सके, ये भी इसका एक गुण है, ठीक है। और कैसा आदर्श गुण, आदर्श के लिए बोल रहा है। फिर ध्यान आकर्षक, अगला ये भी है कि इतना अच्छे तरीके से बनाओ कि ध्यान आकर्षित भी हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? वित्तीय विवरण का प्रारूप या विषय सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए कि महत्वपूर्ण मदों के प्रति ध्यान स्वतः आकर्षित हो जाए। इसके लिए महत्वपूर्ण मदों को बड़े अक्षरों में या भिन्न भिन्न रंगों में दिखाया जाता है, यानी हेडिंग्स वगैरह का यूज कीजिए, ठीक है। ध्यान आकर्षक करने के लिए जब देखिए किसी भी चीज को आप कहानी की तरह लिख दीजिए, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपको दिखेगा नहीं। लेकिन जब महत्वपूर्ण चीजों को आप बोल्ड लेटर से लिख देते हैं, या ब्लैक पेन से लिख देते हैं, या अंडरलाइन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो पूरे के पूरे नोट्स में उस जगह पे ध्यान चला ही जाता है। जैसे बोर्ड में लिखने का भी ये तरीका है, आप लोग जान जाइए। अभी आप क्योंकि ये बातें आ गया तो आपको ये बात भी समझना पड़ेगा। जब आप बोर्ड में लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे ना, और आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको टीचर को पढ़ना ही चाहिए, तो आप उस लेटर को या उस पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। जो वो शब्द है आपका, या फिर वो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, यानी पूरा वाक्य है, उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, है ना बात। लेटर अक्षर होता है, हम शब्द की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो जब भी कोई शब्द होंगे जिसको आपको दिखाना है कि इसको पढ़ना चाहिए टीचर को, उसको आप बोल्ड लेटर से लिख दे, या फिर अंडरलाइन कर दे ब्लैक से, या फिर कोई पूरा का पूरा सेंटेंस है जो आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिखाना चाहिए, तो उसको आप अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। इससे जो कॉपी चेक करने वाला है उसको जरूर वो चीज दिखेगा, और वो पढ़ेगा और उस हिसाब से आपकी बातों को समझ पाएगा। तो यही बात यहां पर भी बोल रहा है कि ध्यान आकर्षक होना चाहिए, यानी ऐसे ही नहीं कि आप सारी बातों को लिख दिए बस आराम से हो गया, नहीं। इसमें हेडिंग्स का प्रयोग होगा। शेयर कैपिटल क्या है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, उसमें अंदर जो बातें हैं उन सबके हेडिंग्स का प्रयोग करिए, वो किसके अंदर आता है वो हेडिंग का प्रयोग कीजिए। तो इसके लिए बकायदे जो है ना, कंपनी अधिनियम 2013 में खुद ही प्रारूप दिया हुआ है, उसी प्रारूप के तहत हम लोग को पूरा बनाना रहता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग खुद से भी इसमें बदलाव करते हैं। मतलब बदलाव कहां पे करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में खुद से बदलाव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को वहां पर हम लोग बोल्ड लेटर का प्रयोग करके, अलग अलग कलर का प्रयोग करके हम लोग इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। इससे ध्यान आकर्षक बन जाएगा, चीजें अच्छे तरीके से समझने लायक और हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। फिर इसके बाद शीघ्रता। साथ ही साथ आपको वित्तीय विवरण बनाते समय ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि बनाते समय ऐसा नहीं कि बनाने लगा तो बहुत लंबा समय लग जाए, नहीं, शीघ्रता से बन जाए, ऐसा भी वित्तीय विवरण होना चाहिए। तो वित्तीय विवरण वर्ष समाप्त होते ही प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए, जिससे व्यवसाय की प्रगति एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी शीघ्र हो जाए।
शीघ्र प्राप्त हो जाए, ठीक है, शीघ्र प्राप्त हो जाए, और भावी रूपरेखा एवं नीति समय पर तैयार की जा सके। तो ये भी आपको जरूरी है कि इससे शीघ्रता भी होना चाहिए, बना के तुरंत देना है ताकि जानकारी तुरंत मिल जाए, और बाकी जो भावी यानी भविष्य की रूपरेखा यानी भविष्य में क्या कैसे लेकर चलना है और भविष्य की जो नीतियां बनेंगी वो इसके आधार पर आराम से बनाया जा सके, ठीक है। फिर इसके बाद पूर्णता, साथ ही साथ आपका वित्तीय विवरण पूर्ण होना चाहिए, इसमें कोई भी सूचना छूटा ना रहे, आपके व्यापार से संबंधित सभी की सभी सूचनाओं का इसमें उल्लेख हो, ऐसा यहाँ पर हो, ठीक है। तो ये बोला है वित्तीय विवरण में दी गई सूचनाओं का स्वयं में पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अपूर्ण सूचना वाले वित्तीय विवरण अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहते हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज को छुपा लेंगे, कोई सूचना आपने जो है हाइड कर लिया, छुपा लिया, तो वो क्या होगा, वो सफल माना जाएगा, वो अच्छा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ना, इसलिए पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग का एक प्रथा भी है पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, जो कहता है कि सब चीज को दिखाओ, है ना बात। इसी वजह से इसमें जो संभाव्य दायित्व होते हैं, जो दायित्व बने नहीं है लेकिन हो सकता है कि दायित्व बन जाए, उनको भी लिखा जाता है कहाँ पे, फुटनोट के जरिए, ठीक है। तो ये बात हो गया, क्लियर है। चलो भाई, अब अगली बात क्या है, प्रासंगिकता, ठीक है। प्रासंगिकता क्या कहता है कि वित्तीय विवरण में प्रासंगिक समंक भी दिए जाने चाहिए, अर्थात अनावश्यक या अप्रासंगिक सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए, यानी केवल ऐसे ही चीजों को लिखिए जो प्रासंगिक है, यानी जिसका सच में कोई महत्व है। अब प्रासंगिक मतलब एक तरह से समझ लिया महत्वपूर्ण सूचनाएं की बात कर रहा है, तो जो महत्वपूर्ण सूचना है बस उसी को लिखिए, जो सूचना महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी जरूरत ही नहीं है आपके अकाउंटिंग में डालने का, उस चीज को आप जबरदस्ती यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप फालतू में अपने वित्तीय विवरण को बड़ा नहीं करेंगे, पूर्णता के चक्कर में सबसे बड़ा नहीं करेंगे। भाई सारी सूचनाएं आ जाए, लेकिन ऐसी सूचना है जिसकी जरूरत हो, जिसकी जरूरत नहीं, जो मतलब का ही नहीं, उसको आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे वित्तीय विवरण के लिए, ठीक। फिर इसके बाद हमारा जो है, अब बात करते हैं वित्तीय विवरण की सीमाएं, ये हमारा अगला क्वेश्चन एक तरह से देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट। अब सीमाएं समझते हैं, सीमाएं क्या कहेगा, इसके निगेटिव पहलुओं का जो है बात बताएगा कि क्या क्या इसके निगेटिव पहलू हैं, इसको समझाएगा, इसको बताएगा। तो सीमाओं में अगर हम लोग बात करें, यद्यपि वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ताओं की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक सावधानी से बनाया जाता है, तथापि इनकी निम्नलिखित सीमाएं हैं, यानी इसके बाद भी इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। दोष वगैरह ये सब समझ सकते हैं। क्या सीमा है, पहला सीमा क्या है कि वर्तमान की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। सबसे पहला बात याद रखिएगा, वित्तीय विवरण आपका वर्तमान की स्थिति नहीं बताता है। बोलेंगे ये कैसे, ये इसलिए क्योंकि ये साल भर जो हो चुका है उसको बता रहा है, हो चुका यानी पास्ट, ये पास्ट के आधार पे अभी तैयार किया जा रहा है, पुरानी चीजें, भूतकालीन गणना है, ऐतिहासिक लागतें, इसकी बातें यहाँ पे कर रहा है। जो वर्तमान में जो स्थिति है उसकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे संपत्ति आज से कई साल पहले खरीदा गया, तो उसी लागत को लेकर के पूरा वित्तीय विवरण तैयार हो रहा है। आज संपत्ति का मूल्य कुछ और होगा, लेकिन हम उस मूल्य को नहीं दर्शा सकते, इसीलिए क्या है, ये ऐतिहासिक लागत पे होने की वजह से ये क्या करता है, वर्तमान स्थिति को नहीं प्रकट करता है। तो ये बता रहा है वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया जाता है, चूंकि धन की क्रय शक्ति बदलती रहती है, धन की क्रय शक्ति बदलती रहती है, यानी महंगाई बोल सकते हैं, महंगाई आपका बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग 1 रुपए में ना 4 टॉफी खरीद लेते थे, अब 1 रुपए में केवल 1 टॉफी मिलता है ना बात, समझ रहे हैं। और अच्छे टॉफी लेने जाए तो 2 रुपए में मिलता है, समझ में आ रहा है। तो यही चीज है यहाँ पर, क्या है कि हमारा जो है ना, जो धन की जो क्रय शक्ति वो बदल जाए। पहले 1 रुपए 4 टॉफियों को खरीद सकता था, उसके पास शक्ति कितना था, क्रय शक्ति 4 टॉफी को लेने का। अब 1 रुपए में केवल 1 आ रहा है, तो 1/4 हो गया पूरा का पूरा उसकी क्रय शक्ति, तो इतना घट गया। तो ये क्या हुआ, क्रय शक्ति बदला ना। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उस क्रय शक्ति के आधार पर हम लोग लेखांकन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो पहले लिख चुके हैं उसी के आधार पर लेखांकन चलता जाता है, ठीक है। तो यही बात बता रहा है। अतः वित्तीय विवरण में दर्शाई गई परिसंपत्तियों एवं दायित्वों यानी देयताओं के मूल्य चालू या वर्तमान बाजार स्थिति को नहीं दर्शाते हैं, जो पहले से लिखा है उन्हीं को ये दर्शाते हैं, इसलिए ये वर्तमान की स्थिति नहीं प्रकट करता है, पहला दोष, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। दूसरा दोष आप बोल सकते हैं, दूसरी सीमा क्या है कि परिसंपत्तियां वसूली नहीं जा सकती हैं। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये ऐसी ऐसी संपत्तियों को भी लिखता है जिसका रियल कोई वैल्यू नहीं है, जिससे कुछ वसूल ना हो सके, जिससे कुछ निकाला ना जा सके, उन संपत्तियों को भी ये लिख देता है, जिसे हम लोग कृत्रिम संपत्तियां कहते हैं, बनावटी संपत्तियां कहते हैं, नाम मात्र की संपत्तियां कहते हैं, उनको भी ये लिखता है, ये भी दोष है। लेखांकन की विशेष रूढ़ियों के आधार पर किया जाता है, कुछ परिसंपत्तियां संभवतः कथित मूल्य पर वसूली नहीं की जा सकती हैं। तुलन पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियां केवल असमाप्त या परिशोधन लागत प्रदर्शित करती हैं। तो कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिसका ये बोला ना, परिशोधन या असमाप्त लागत, जो ऐसी संपत्तियां जिसके लागत असमाप्त है, जिसका अभी तक जो है पूरी तरह से अपलिखित नहीं किया गया, उन संपत्तियों को भी हम लोग, मतलब उन व्ययों को, उन लागतों को भी हम लोग संपत्ति की तरफ दिखा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे
अगर आपने बहुत बड़ा विज्ञापन व्यय कर दिया, भारी विज्ञापन व्यय, तो आप क्या करते हैं कि इस विज्ञापन को ना, इस विज्ञापन व्यय को हम लोग हर साल थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पूरा 1 लाख का हमने विज्ञापन व्यय कर दिया। अब क्या कर रहे हैं कि हर साल जो है ना 10-10 हजार रुपए हम लोग पीएल में डालेंगे। इकट्ठा 1 लाख डाल देंगे तो यार उस साल तो बम्पर लॉस हो जाएगा, तो वैसे नहीं दिखाते, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब हर साल 10-10 हजार डाल रहे हैं। तो पहले साल अगर 10 हजार डाला तो कितना बचा? 90 हजार। ये 90 हजार जो बच गया, ये 90 हजार आपका एसेट्स में दिखाया जाएगा। अब भाई क्या ये एसेट्स है? अब क्या ये एसेट्स है? ये तो व्यय है, लेकिन एसेट्स में देखा जाए तो ऐसी भी संपत्तियां दिखाई जाती है जो एक्चुअल में संपत्ति नहीं है, तब भी उनको लिखना पड़ता है ताकि दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर आ जाए, इस वजह से। और भाई ये हुआ तो कहीं ना कहीं तो दिखाया जाएगा इस वजह से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये कारण है, और इसीलिए बोला जा रहा है कि ये गलत बात है भाई। जो जो संपत्ति वसूली योग्य नहीं है वो संपत्ति किस काम का? वो संपत्ति ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला है कि ऐसी भी संपत्तियों को यहाँ पर दिखाता है, एक इसका ये भी दोष है। फिर उसके बाद क्या है? पक्षपाती। ये पक्षपाती भी है, कैसे? वित्तीय विवरण अभिलिखित तथ्यों, संकल्पनाओं तथा प्रयुक्त परंपराओं का परिणाम होते हैं और मूल्य निर्णय लेखाकार या लेखापाल के द्वारा विभिन्न स्थितियों में किया गया होता है। अतएव परिणाम में पक्षपात या एकाग्रता देखी जा सकती है। देखिए, वित्तीय विवरण में सारे के सारे परंपराएं, उदाहरणें, संकल्पनाएं, इन सबका प्रयोग होता है, लेकिन जो हमारे लेखापाल होते हैं वो अपना खुद का निर्णय भी तो शामिल करते हैं। आपने पढ़ा था ना अभी उसकी प्रकृति में कि क्या होता है, लेखापाल का व्यक्तिगत निर्णय इसमें काम करता है। तो वही व्यक्तिगत निर्णय पक्षपाती होता है कि आपको जो है एक लेखापाल खुद डिसाइड करता है कि उसे हरास की कौन सी पद्धति यूज करना है, वो पक्षपातीपूर्ण तरीके से अपने मन से वो यूज कर लेता है। फिर वो डिसाइड करता है कि हमें जो है स्टॉक का मूल्यांकन यानी रहतिया का मूल्यांकन किस मूल्य पे करना है, किस विधि से करना है, वो अपने आधार से करता है, अपने हिसाब से करता है। तो यही सब चीजें पक्षपाती है, ये भी इसका एक दोष है। ठीक है, अलग लेखापाल होगा तो अलग हो सकता है, एक लेखापाल है तो उसका उसके हिसाब से हो सकता है, तो ये बात हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या दोष है या सीमा बोल लें, अगला है समुचित सूचना। समुचित सूचना, इसमें अगला दोष के तौर पे, सीमा के तौर पे बता रहा है, वित्तीय विवरण समुचित या कुल सूचनाएं दर्शाते हैं, ना कि विशिष्ट सूचना। अतएव वे शायद उपयोगकर्ता को निर्णय लेने में तब तक संतुष्ट नहीं कर सकते जब तक कि उनके अनुकूल बदलाव ना हो। वित्तीय विवरण क्या करता है? आपकी कंप्लीट पूरी की पूरी सूचना दर्शाता है। ठीक है, अब एक जो है ना, अलग अलग लोगों के हिसाब से जैसे जैसे प्रयोग करता है वैसे वैसे उनको सूचनाएं चाहिए। ठीक है, जैसे एक लोन देने वाला व्यक्ति, ऋणदाता जो होता है, उसे ये देखना है कि व्यापार का शोधन क्षमता कितना है, तो शोधन क्षमता के अकॉर्डिंग व्यक्ति को लोन देता है। ठीक है, एक जो है विनियोजक जो होता है वो ये देखता है कि व्यापार में जो है रिटर्न किस हिसाब से मिल सकता है। ठीक है, व्यापार की परिणाम जो है रिटर्न किस हिसाब से वो दे सकता है, वो उस देख करके उसमें जो है इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तरह तरह के लोग तरह तरह की सूचनाएं ढूंढते हैं, लेकिन ये वित्तीय विवरण सारी सूचनाएं देता है, जिसकी वजह से इनको काफी परेशानी होता है। विशिष्ट सूचना ये देता नहीं है, विशिष्ट सूचना के लिए इन्हें विशिष्ट टेक्निक्स का प्रयोग करता है, टूल्स का प्रयोग करता है, इन्हें खुद निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो यही यहाँ पर बता रहा है कि ये भी एक दोष की तरह यहाँ पर रखा हुआ है, एक सीमा की तरह रखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या है? अनिवार्य सूचना का अभाव। वित्तीय विवरण या तुलन पत्र बाजार से संबंधित हानि, समझौते के उल्लंघन के बारे में सूचना या जानकारी नहीं देता। वित्तीय विवरण ये भी नहीं बताता है कि बाजार से संबंधित हानि, यानी बाजार में जो बदलाव हुआ है ना उसकी वजह से क्या हानि हो रहा है। बाजार में चीजें जैसे अभी लागत में कुछ और लिखा, बाजार में कुछ और आ रहा है, उसकी वजह से आपके बाजार की वजह से इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ रहा है। और बाजार में जो चेंजेस हो रहे हैं, बाजार में जो ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी वजह से आपके व्यापार में भी कुछ ना कुछ परिणाम, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। उस चीज का यहाँ पे जानकारी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल उन्हीं चीज को लिखा जाता है जो आपके क्या होता है, जो आपके मौद्रिक लेन देन है, मौद्रिक घटनाएं हैं, मौद्रिक चीजें हैं, जिसको मुद्रा में व्यक्त की जैसे उसी को लिखा जाएगा। बदलाव में कुछ अच्छी, बाजार में आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियां जन्म ले सकते हैं, बाजार में कुछ आपके लिए विपरीत परिस्थितियां भी जन्म ले सकती हैं। उन स्थिति परिस्थितियों का प्रभाव आपके व्यापार में जरूर पड़ता है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे वित्तीय विवरण से सूचना नहीं मिलता है। तो ये भी नहीं लिखा रहता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमारी एक हानि है, जो अनिवार्य सूचना इसके हिसाब से नहीं मिल पाता। ठीक बात, या फिर सीमाएं हम लोग बोल सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है? फिर बोलता है गुणवत्तापूर्ण या गुणात्मक सूचनाओं की कमी। जैसा हमने अभी जस्ट बताया वही बात हो गया कि ये वित्तीय विवरण केवल आर्थिक जानकारी ही समाहित होती है। औद्योगिक संबंधों, ठीक है, औद्योगिक वातावरण, श्रम संबंधों, कार्य एवं श्रम की गुणवत्ता, ये सारी चीजें जो है व्यापार में बहुत तेजी से प्रभाव डालता है। लेकिन ये सब गुणात्मक जानकारी है ना, इसी वजह से जो है इसको हमारा कहाँ वित्तीय विवरण के अंदर शामिल नहीं किया जाता। सब गुणात्मक जानकारी है, इन सबका प्रभाव आपके व्यापार में बहुत चांप के पड़ता है, बहुत जबरदस्त पड़ता है ना, बहुत भारी तरीके से पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है इस चीज को आपके वित्तीय विवरण में नहीं लिखा जाता है, इस वजह से वित्तीय विवरण अधूरी जानकारी देता है, इसलिए वित्तीय विवरण आपको जो है सटीक जानकारी नहीं प्रदान करता है। ये भी इसकी अपनी एक सीमा है। ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है? ये केवल अंतरिम रिपोर्ट होती है। ठीक है,
अंतरिम रिपोर्ट का मतलब होता है जो वर्ष दौरान जो चला है उसका ये रिपोर्ट है, बात समझे। तो वित्तीय विवरण जैसे लाभ एवं हानि खाता केवल अंतरिम लाभों को दर्शाते हैं, ना कि अंतिम लाभों को। अंतरिम लाभ केवल तभी जाने जा सकते हैं जब उद्यम का परिसमापन हो, ठीक है, परिसंपत्तियां बिके और दायित्वों का भुगतान किया जा सके। भाई जो चीजें चलता रहता है उसी को अंतरिम कहते हैं। आपका व्यापार क्या वर्ष के अंत में बंद हो गया? नहीं ना बंद हुआ, व्यापार तो चलता रहता है भाई, उसके आगे भी चलेगा, लगातार चलता रहेगा। तो आपका जो लाभ आ रहा है या आपकी जो वित्तीय स्थिति दर्शाई जा रही है वो कैसा होगा? वो अंतरिम रिपोर्ट होगा ना, क्योंकि उसके आगे भी तो बिजनेस चलते जाना है। अंतिम हमारा निर्णय कब पता चलता है? अंतिम रिपोर्ट तब पता चलता है जब हमारा व्यापार बंद हो जाए पूरी तरह से, अब आगे ना चले, तभी तो वो अंतिम स्थिति होगा और अंतिम हम अपना पूरा व्यापार का लेन देन और लेखांकन को रिजल्ट के तौर पर निकालेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो अंतिम लाभ तब पता चलेगा जब व्यापार बंद होगा, अंतिम वित्तीय स्थिति तब पता चलेगा जब व्यापार बंद होगा, लेकिन व्यापार तो बंद नहीं हो रहा, व्यापार चलते जा रहा है, इसलिए इसके द्वारा जो प्रदर्शित जो रिपोर्ट है वो क्या है? वो अंतरिम रिपोर्ट है, बीच की बातें हैं, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो ये भी अपनी एक सीमा है ना बात। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? तो चलो भाई नेक्स्ट यहां तक हमारा हो गया, तो ये बातें समझ में आ गया अच्छे से, एकदम बढ़िया से। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है, क्या है? कंपनी की आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो आपके जो है किताब में उसका फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट को आपको याद करना है, ये हर बार हम बताते चले, उस फॉर्मेट को आपको याद करना है। और उस फॉर्मेट को याद करने के साथ साथ एक काल्पनिक आर्थिक चिट्ठा बनाना है, ठीक है। एक काल्पनिक आर्थिक चिट्ठा बनाना है, अगर काल्पनिक नहीं बना सकते तो आपके किताब में कोई आर्थिक चिट्ठा बनाकर दिया होगा, उसी मतलब कंप्लीट आर्थिक चिट्ठा होना चाहिए, उसी फॉर्मेट को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा कि एक काल्पनिक आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए बोल दे, या फिर काल्पनिक आर्थिक चिट्ठा नहीं बोलेगा तो लाभ हानि विवरण बोलेगा, ठीक है। अगर वो नहीं बोलेगा तो लाभ हानि विवरण बोलेगा। तो इसका भी आपको जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको जो है इस प्रकार से उसका फॉर्मेट याद करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसका भी फॉर्मेट आपके बुक में दिया है, उस फॉर्मेट को भी आपको क्या करना है? बढ़िया से याद कर लेना है फॉर्मेट को, और साथ ही साथ एक काल्पनिक आपको फॉर्मेट जो है बनाना है। वो कैसे बनेगा? वो अगर आपके पास आपको नहीं बनाने आ रहा तो आपके किताब में कोई स्टेटमेंट ऑफ पेल बना के दिया होगा, उसी को आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसी को आपको जो है क्या कर लेना है? याद कर लेना है। उसको याद कर लेंगे, वही आपका काल्पनिक रूप से हो जाएगा और आप जो है अपने एग्जाम में डाल दीजिएगा, ठीक है। ये दो आपको होमवर्क है, ये याद करने वाला बात है यहाँ पर, इसलिए हमने इसको नहीं रखा हुआ है, पूरी तरह से याद करने वाला बात है, इसमें कुछ समझना नहीं, कुछ समझाना है, कुछ आंसर नहीं देना है, पूरा किताब में ये बना बनाया है, आप उसको उठाइए, उसको याद कर जाइए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी सारी चीजें याद करना है और ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक बात। तो चलिए बस आज की इस क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? आज हम लोगों ने कंपनी का वित्तीय विवरण, कंपनी का जो है, कंपनी का बोल रहे हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, वित्तीय विवरण हम लोगों ने आज जो है समाप्त किया है। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं थे वो सारी बातें हमने आपको दे दिया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारी बातें दिया। बस इतने ही क्वेश्चन आप याद करके जाइए, आपके एग्जाम में इससे ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगली बात कि होमवर्क क्या है। तो होमवर्क हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो सीरीज है इसको आप जब भी लीजिए तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए पढ़ने के बाद, ठीक है। और इसके बाद रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा? ये पूरा का पूरा जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन के आंसर आपको याद होना चाहिए, यानी ये सारी की सारी चीजें आपको याद भी करना है। एकदम बढ़िया से इस चीज को कंप्लीट कीजिएगा। बस आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला चैप्टर क्या है? वित्तीय विवरण का विश्लेषण। वो क्वेश्चन वो चैप्टर आपके छोटे क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन या और शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो आता है, तो उसके हम आंसर्स आपको लेकर के आएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।